सेक्शन 6A ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करने वाली पिटिशंस की फाइनल हियरिंग के तीसरे दिन रिस्पोंडेंट्स की तरफ से काफी नामी लोग दिखे थे। इसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह मौजूद थे। कहा हमने कई बार एसजी मेहता और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में मौजूद होते देखा है और वहीं इस केस में दोनों एक साइड को ही फेवर करते दिखे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस केस में आर्ग्यूमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग रहे होंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एसजी मेहता को काफी क्रॉस क्वेश्चन भी किया है और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट अपने ओरिजिनल क्वेश्चन से आगे बढ़ चुकी है और असम के अलावा सारी जगह के इलीगल इमिग्रेंट्स पर पूछताछ कर रही है, जो कि हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। जैसा कि आपको पिछले वीडियो से ध्यान होगा कि इस हियरिंग में पिटिशनर्स ने अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स पेश कर दिए हैं। इन पिटिशनर्स को 3 सीनियर एडवोकेट्स ने रिप्रेजेंट किया था, जो कि श्याम दीवान, के.एन. चौधरी और विजय हंसारिया थे। अब जब पिटिशनर्स की आर्ग्यूमेंट खत्म हो गई है तो बारी आती है रिस्पोंडेंट्स की और इस मामले में रिस्पोंडेंट सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच विच कंप्राइजेस ऑफ सीजे डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, एम.एम. सुंदरेश, जे.बी. पर्दीवाला और मनोज मिश्रा के सामने अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश कर रहे थे। रिस्पोंडेंट्स की ओर से मौजूद एसजी तुषार मेहता, एजी आर वेंकट रमानी, सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह का मेन पॉइंट ये था कि हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 6A कॉन्स्टिट्यूशनल है। आपको ध्यान तो होगा कि पिटिशनर्स ने कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए थे, जैसे कि इस मामले में सिर्फ असम को क्यों सिंगल आउट किया गया है और अलग से कट ऑफ डेट का क्या मतलब है। इन सारे सवाल को सीजेआई ने एसजी मेहता के सामने पेश किया है और देखते हैं कि एसजी ने अपने जवाब में क्या कहा है। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कौन से ऑर्डर्स दिए हैं। तीसरे दिन की शुरुआत एसजी तुषार मेहता से हुई और उन्होंने हियरिंग के स्टार्टिंग में ही कहा कि वे पिटिशनर्स के कुछ आर्ग्यूमेंट से अग्री करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आप सोच रहे होंगे कौन से आर्ग्यूमेंट से एसजी तुषार मेहता अग्री करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि पिटिशनर्स के उन पॉइंट से, जैसे कि इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से असम के डेमोग्राफिक पर असर पड़ा है, रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, से एसजी ने सहमति जताई है। He stated, so far as the ground realities as pointed out by the petitioners are concerned, this influx of immigrants from foreign countries, they eat away resources that were otherwise available to them. That there are less job opportunities, there is demographic change, etc. All their concerns are true. हालांकि इन सब के बावजूद भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बस इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए हम ये नहीं कह सकते कि सेक्शन 6A ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अपने आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाते हुए एसजी ने कहा कि सेक्शन 6A का एप्लीकेशन एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और एरिया पे ही लागू होता है एंड स्टेटेड The category is very limited. It applies in Assam, a limited geographical area. The category from which persons are permitted is only Bangladesh, a very limited area. आगे उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस सेक्शन की वजह से फॉरेनर्स को आइडेंटिफाई करना इजी हो गया था, क्योंकि इस एक्ट के पहले तक फॉरेनर्स एक्सेप्ट नहीं करते थे इस डर से कि उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा, पर इस सेक्शन के बाद उन्हें प्रोटेक्शन ग्रांट की जाती है। इस पॉइंट पर सीजीआई ने एसजी से सवाल करते हुए पूछा कि कट ऑफ डेट्स के पीछे का क्या लॉजिक था, जिसका जवाब देते हुए एसजी ने कहा, The first date is 1966. It is taken because on that day an electoral roll was prepared, containing the names of everyone, whether disputed, undisputed, native or illegal. मार्च 25, 1971 के कट ऑफ डेट को समझाते हुए मेहता ने इशारा किया कि द मिलिट्री ऑपरेशन सर्चलाइट कुड हैव लेड द देन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट और एन अंडरस्टैंडिंग। हालांकि इस पॉइंट पर जजेस ने एसजी मेहता को ग्रिल करना शुरू कर दिया। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश ने क्वेश्चनिंग लाइन स्टार्ट करते हुए कहा, हाउ मेनी ऑफ दोज पर्सन्स यू डिपोर्टेड? नन, दे आर नीदर हियर नॉट देयर बट इंटाइटल्ड टू सिटीजनशिप। जस्टिस सुंदरेश ने आगे बताया कि गवर्नमेंट के फंक्शनिंग और ट्रिब्यूनल के प्रोसीडिंग्स में काफी ह्यूज गैप देखने को मिला है, जो कि बहुत गलत है। आपको बता दें कि यहाँ फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स की बात हो रही है, जो कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर 1964 के तहत कंस्टिट्यूट किए गए थे, जो बाहर के लोगों को फॉरेनर्स डिक्लेयर करेंगे और उन्हीं को सिटीजनशिप फिर दी जाएगी। जस्टिस सुंदरेश की लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग को कंटिन्यू करते हुए सीजे चंद्रचूड़ ने एसजी से सवाल किया, What happens to those who weren't granted the benefit of citizenship but are illegal immigrants and they continue to remain in Indian territory without a grant of citizenship? Nothing was done about them at all. Everyone who came between 1966-1971 did not get citizenship. What happened to those people? सीजीआई के कंसर्न को दोहराते हुए जस्टिस सुंदरेश ने भी एसजी से पूछा, There is no adjudication, so everyone would claim that I have come before Jan 1, 1966. How would you determine? हालांकि इस पॉइंट पर एसजी ने जवाब देते हुए कहा कि assurance was given by the then Prime Minister of Bangladesh in February 1972 that they would take back all Bangladesh nationals who had taken shelter in India since March 25, 1971.
एसजी के इस जवाब से सीजीआई खुश नजर नहीं आए और कहा, इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग देम एज स्टेटलेस पर्सन्स इन इंडिया, यू ब्रिंग देम इनटू द मेन स्ट्रीम बाय गिविंग देम सिटीजनशिप। दूसरा सवाल सीजीआई ने एसजी से ये पूछा कि उन्होंने असम को सिंगल आउट क्यों किया था, और वो भी तब जब वेस्ट बंगाल बांग्लादेश एक ज्यादा बड़ा बॉर्डर शेयर करती थी। इसका जवाब देते हुए एसजी ने कहा, विद बंगालीज देयर फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग्स, एवरीथिंग दे मिंगल इजीली, बिकॉज ऑफ दैट देयर मे नॉट बी अप्रोच, बट दैट डज नॉट जस्टिफाई द गवर्नमेंट नॉट टेकिंग स्टेप्स, आई मस्ट एडमिट। हालांकि इस पॉइंट पर सीजीआई ने एसजी से कई सवाल कर दिए कि इस मामले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब क्या कर रही है बॉर्डर को सेफ बनाने के लिए, और वेस्ट बंगाल में इलीगल इमिग्रेंट से डील कैसे किया जा रहा है, एक्सेट्रा। और इसी के साथ सीजीआई आस्क्ड द सेंटर टू फाइल एन अपडेटेड एफिडेविट ऑन द स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन टू सेफगार्ड द बॉर्डर इंडिया शेयर्स विद बांग्लादेश, जिससे एसजी ने अग्री किया। एसजी के आर्ग्यूमेंट्स के बाद बारी आती है एजीआर वेंकट रमानी की, जिन्होंने कहा कि आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स को प्लेनरी पावर देता है सिटीजनशिप के टॉपिक से डील कर। स्टेट स्पेसिफिक रेजोल्यूशंस कैन नॉट बी हेल्ड टू बी इलीगल और डिफेक्टिव इन व्यू ऑफ सर्टेन लार्जर इश्यूज नॉट कंसिडर्ड एट द टाइम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हालांकि इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को एक ऑर्डर पास किया और एक एफिडेविट इन सारे टॉपिक्स पर मंडे या उससे पहले सबमिट करने को कहा है। द ऑर्डर कंटेन्स नंबर ऑफ पर्सन्स टू whom citizenship has been granted under section 6A with reference to the time period between January 1, 1966 and March 25, 1971. How many persons have been detected to be foreigners under the Foreigners Tribunal's Order 1964 with reference to the above period. The estimated inflow of illegal migrants to India, including but not confined to Assam after March 25, 1971. With respect to persons who entered after March 25, 1971, the total number of foreigners tribunals set by the Union, the total number of cases disposed of, the number of cases pending as of date, the average time taken for disposal of cases, the number of cases pending before the Guwahati High Court, the steps taken by the Union government at an administrative level to deal with illegal immigration into the territory of India from the northeastern states, particularly Assam. Details have to be furnished with regard to the extent of border fencing and steps the Union intends to take with estimated timelines to complete border fencing. इसके बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल अपने आर्ग्यूमेंट्स लेकर पेश हुए और कहा कि इंडिया की हिस्ट्री में ये मैप नहीं किया जा सकता है कि माइग्रेशन से कितने लोग आते हैं और कितने नहीं, जिस पॉइंट से सीजीआई ने भी अग्री किया है। And stated, an argument about demographic change as affecting culture can never be made within the territory of India. सिबिल ने आगे ये भी कहा कि मान लेते हैं कि सेक्शन 6A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के हटा दिया जाए, तो फिर भी ये इलीगल इमिग्रेंट्स किधर जाएंगे, जिस पर सीजीआई ने भी अग्री किया और कहा कि देन पीएम ऑफ इंडिया और बांग्लादेश में बात यही थी कि 1970 के बाद वाले इमिग्रेंट्स को ही सिर्फ बांग्लादेश वापस लेगी। इसके बाद सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश किए और कहा कि पिटिशनर्स ने तो ये शो ही नहीं किया है कि आर्टिकल 29 अफेक्ट कैसे हो रहा है। And stated, Assamese language continues to be adequately protected under the schedule of official languages in the constitution. There is complete protection of language and script. आगे जयसिंह ने ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिजिनियस पर्संस के लिए कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है, और तो और कल्चर भी आर्टिकल 29 के तहत कैसे डिफाइन किया जाएगा। सीजीआई ने भी जयसिंह से अग्री करते हुए कहा, कल्चर इज सच एन अमॉर्फस कंसेप्ट, यू से इंडियन कल्चर, इज देयर एन इंडियन कल्चर। समय की कमी होने की वजह से आज की हियरिंग यही समाप्त हुई और इस केस की नेक्स्ट हियरिंग अब ट्यूसडे को होगी, जिसमें रिस्पोंडेंट्स अपने आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट करेंगे और रिजॉइंडर सबमिशन देंगे। ट्यूसडे इसलिए भी फिक्स किया गया है क्योंकि सेंटर तब तक इस मामले में एफिडेविट सबमिट कर देगी जो सुप्रीम कोर्ट उस दिन डिस्कस करेगी। इस न्यूज की लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।